नोट करो कि देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर एग्जिस्ट एन intermolecular force of attraction between the molecules. There exists an intermolecular force of attraction between the molecules. दूसरा, volume occupied by the molecules are not zero. आइडियल गैस में यही दो चीज हम लोग हटा के चल रहे थे। आइडियल गैस में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज जीरो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता नहीं है। लेकिन एक्चुअली में गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों होता है। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज ऑलवेज फाइनाइट, इट इज नॉट जीरो। ध्यान रखना कि जब दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है देन देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, बट व्हेन दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर जस्ट बिफोर कोलिजन, इनका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स बिकम्स डोमिनेंट। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज, attractive force is dominant. When the distance between the molecule is very very less, just before collision, then the repulsive forces dominates. तो ध्यान रहे कि जब ऐसा कंडीशन है तो आइडियल गैस नहीं है, इसलिए PV विल बी नॉट इक्वल टू nRT इन दिस केस। कभी भी रियल गैस पे PV इक्वल टू nRT मत लगाना, क्योंकि PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस के लिए है और आइडियल गैस में बहुत सारे अजम्पशंस मानते हुए आइडियल किया गया, तब PV इक्वल टू nRT इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। फॉर रियल गैस PV इज नॉट इक्वल टू nRT। For real gas, PV is not equal to nRT. Now, what is the van der Waal real gas? Van der Waal real gas. Van der Waal real gas में there exist, यहाँ लिख लेना, there exists an intermolecular force of attraction and repulsion दोनों between the molecules. When they are very far away from each other, attractive force dominates. When they are very very close to each other, just before collision, repulsive forces dominates. What is a van der Waal real gas? Van der Waal real gas में there exists an intermolecular force of attraction ओनली। वैन डर वाल रियल गैस उसे बोलेंगे जिसमें मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। एंड ऑब्वियसली द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। तो एक बात ध्यान रहे, all van der Waal real gas are real gas, but all real gases are not a van der Waal real gas, because van der Waal में क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स में अगर मान के चल रहे हैं तो ही वो van der Waal रियल गैस या van der Waal गैस कहलाएगा। सारे रियल गैस van der Waal गैस नहीं होते। van der Waal गैस वो होता है जिनमें मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कंसिडर किया जाता है। So all van der Waal gases are real gases, but all real gases are not a van der Waal real gas. खैर, यहां पर भी हम लोग बोलेंगे PV is equal to not equal to nRT। लेकिन अगर मान लो एक रियल गैस है,
अगर मान लो एक रियल गैस है, कैसा? वैन डर वाल रियल गैस। हम लोग वैन डर वाल रियल गैस का ही डिटेल स्टडी करेंगे। अगर एक वैन डर वाल रियल गैस है, वैन डर वाल गैस है मान लो, अगर उसका प्रेशर P है, उसका वॉल्यूम V है, उसका टेम्परेचर T है और उसमें मोल्स N है, तो ऑब्वियस ही बात है कि P इंटू V विल नॉट बी इक्वल टू nRT। प्रेशर इंटू वॉल्यूम विल नॉट बी इक्वल टू nRT। अगर हम किसी तरह इसे आइडियल बना दें, मेक इट आइडियल, आई एम नॉट सेइंग कंसिडर इट आइडियल, आई एम सेइंग मेक इट आइडियल। मेक इट आइडियल मतलब उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटाओ, मॉलिक्यूल के लिए जो अवेलेबल स्पेस फ्री है उसी को वॉल्यूम बोलते थे आइडियल गैस में। अवेलेबल स्पेस कैलकुलेट करो और उसे बोलो वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो वॉल्यूम ऑफ गैस तो होगा नहीं आइडियल गैस, क्योंकि मॉलिक्यूल का अगर साइज फाइनाइट है तो फ्री स्पेस क्या होगा? कंटेनर के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा तभी फ्री स्पेस मिलेगा। तो वो फ्री स्पेस निकालो और बोलो कि वॉल्यूम इतना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा के निकालो कि प्रेशर कितना, तब तो हम लोग PV = nRT इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक इट आइडियल, मेक इट आइडियल। मेक इट आइडियल मतलब करेक्ट द वैल्यू ऑफ प्रेशर, करेक्ट द वैल्यू ऑफ प्रेशर, करेक्ट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, करेक्ट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। दोनों को करेक्ट करो। करेक्ट करना माने अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो प्रेशर कितना होता? अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल फाइनाइट है तो बताओ इसमें अवेलेबल फ्री स्पेस कितना है? वो कैलकुलेट अगर करेंगे तो बोलेंगे कि करेक्शन ऑफ प्रेशर एंड करेक्शन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को करेक्ट करो, प्रेशर को करेक्ट करो। कैसे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस, according to the definition of ideal gas, according to the definition of ideal gas, ideal gas के अकॉर्डिंग उसका प्रेशर को करेक्ट कीजिए, वॉल्यूम को करेक्ट कीजिए। मान लो कि आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा दिया तो प्रेशर आया मान लो PI। मान लो अवेलेबल फ्री स्पेस निकाल लिया, मान लो वो आया VI। मोल तो वही है, टेम्परेचर भी वही है, तब तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि PI VI विल बी इक्वल टू nRT। आपने आइडियल गैस जैसा प्रेशर बना दिया ना, आइडियल गैस जैसा वॉल्यूम बना दिया। समझ में आ रहा है? तो अगर उस रियल गैस को अगर आइडियल गैस बनाया जाए तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो, तो कितना वॉल्यूम होगा, तब तो वो आइडियल ही बन गया एक तरह से। तो PV = nRT इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? दिस PI विल बी कॉल्ड एज करेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रेशर, VI विल बी कॉल्ड एज करेक्टेड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। देखो प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है एक गैस? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अब देख, अगर आइडियल गैस होता, एक मॉलिक्यूल जा रहा था कोलाइड करने, किसके साथ? वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, और बहुत सारे मॉलिक्यूल अगल बगल भी थे। लेकिन ये जो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल हैं, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है। तो मान लेते हैं ये है प्रेशर P आइडियल। अगर हम एक रियल गैस कंसिडर करें, वैन डर वाल रियल गैस कंसिडर करें, और उसका एक मॉलिक्यूल जा रहा है कोलाइड करने वॉल के साथ, और अगल बगल बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रियल गैस वैन डर वाल में देयर विल बी अ अट्रैक्टिव फोर्स। दिस मॉलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू अट्रैक्टिव फोर्स। तुम खुद ही देखकर बताओ कि कहां पर कोलिजन का इंपैक्ट ज्यादा होगा? आइडियल में कोलिजन का इंपैक्ट
ज्यादा होगा। तो अगर कोलिजन का इंपैक्ट आइडियल में ज्यादा होगा तो वहां चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा होगा, फोर्स भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। यस और नो? अंडर आइडियल, अंडर सिमिलर कंडीशन pressure exerted by the ideal gas is greater than under similar condition pressure of the ideal gas is always greater than the pressure of the real gas. Van der Waal real gas under similar condition the pressure exerted by the ideal gas is always greater than the pressure exerted by Van der Waal real gas. ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये आइडियल गैस का प्रेशर है, ये रियल गैस का प्रेशर P है, अगर इस प्रेशर को आइडियल जैसा बनाना है, समझना, अगर इस प्रेशर को आइडियल जैसा बनाना है, या यूं बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा दोगे तो यही बन जाएगा ना? यस और नो? तो अगर मुझे इस रियल गैस का प्रेशर को आइडियल गैस का प्रेशर जैसा बनाना है तो ऑब्वियसली आइडियल गैस का प्रेशर के डेफिनेशन के अनुसार हमें कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा प्रेशर में। कुछ वैल्यू हमें इस प्रेशर में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है। अंडर सिमिलर कंडीशन द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द रियल गैस। यस और नो? तो अगर मुझे इस प्रेशर को आइडियल के बराबर अगर करना है तो इस प्रेशर में मेरे को कुछ एक फैक्टर जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे, बढ़ेगा, तब वो आइडियल के जैसा बनेगा। बात समझ में आ रहा? इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इट इज अ करेक्शन फैक्टर। इट इज अ करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर। इट विल बी कॉल्ड एज करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर। और अगर देखो कि एक कंटेनर था V वॉल्यूम का, सेम कंटेनर है मान ले V वॉल्यूम का, अगर एक में आइडियल गैस लिया गया और एक में हम लोग वैन डर वाल रियल गैस लिए, रियल गैस अगर लेके चल रहे हैं तो यहां तो आइडियल गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज 0, इसलिए पूरा का पूरा कंटेनर अवेलेबल फ्री स्पेस है। इसको बोल रहे V आइडियल। पूरा कंटेनर ही फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस फॉर द मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। यस और नो? लेकिन यहां पर तो रियल गैस का फाइनाइट वॉल्यूम है। यहां पर अवेलेबल फ्री स्पेस क्या होगा? यहां पर अवेलेबल फ्री स्पेस क्या होगा? उसमें मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस है, देखो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द एनी गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑलवेज इन विच इट इज टेकन। लेकिन आइडियल गैस के अनुसार अवेलेबल फ्री स्पेस कितना? तो उस कंटेनर के वॉल्यूम में से मेरे को कुछ वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा ना। तो आइडियल गैस के डेफिनेशन के अनुसार वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस माइनस सम क्वांटिटी, मान ले उसको बोले VC, एंड दिस VC विल बी कॉल्ड एज करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर आपको रियल गैस का प्रेशर को आइडियल गैस के जैसा बनाना है तो उस प्रेशर में कुछ क्वांटिटी आपको जोड़ना है। क्या क्वांटिटी जोड़ना है वो तो बात की बात है। और अगर रियल गैस के वॉल्यूम को आइडियल गैस के डेफिनेशन के अनुसार बनाना है तो उस रियल गैस के वॉल्यूम में हमें कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या? नहीं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हम लोग नहीं लेते। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट अ वेरी लो हाइट।
height should be very large, then only there is a difference. Volume correction. आप लोग अच्छे से पता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में भी कोलिजन होता है, जो हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, Z1 Z11, है कि नहीं। और वो वैल्यू बहुत ही हाई वैल्यू आता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं पर सेकंड। जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करा, जिस वक्त कोलाइड किया, ये कोलिजन तो हमेशा चल रहा है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन तो हमेशा चल रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कभी कोलाइड नहीं करेगा, कोलिजन का रेट तो बहुत हाई होता है। जब ये दो मॉलिक्यूल कोलाइड किया तो तुम मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये वाले वॉल्यूम में ये डॉटेड लाइन का जो मैंने वॉल्यूम बनाया हुआ है यहां पे, डॉटेड लाइन का स्फेरिकल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को इमेजिन करो। इस वॉल्यूम के अंदर जब तक ये दोनों मॉलिक्यूल रहेगा, कैसे भी ओरिएंटेशन मान ले, जब तक इस वॉल्यूम में रहेगा तब तक ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे। टच करके एक बड़ा सा वॉल्यूम हम निकाले, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर जब तक ये दोनों मॉलिक्यूल रहेगा, दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और अगर दो मॉलिक्यूल आपस में टच कर रहा है मतलब दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट इन अ फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट किसको कहते हैं? बिना किसी टच, बिना किसी कोलिजन का। बात समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल इस बड़े वाले डॉटेड स्फीयर के अंदर में अगर रहेगा तो क्या उसका फ्री मूवमेंट बोलिएगा? डेफिनेशन क्या कहता है कि द अवेलेबल स्पेस फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम। तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल फ्री मूवमेंट कर पाएगा इतने वॉल्यूम में? जो डॉटेड लाइन का वॉल्यूम है, क्या उसमें फ्री मूवमेंट करेगा? वो कभी नहीं। तो हम बोलेंगे कि ये दो मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज द डॉटेड स्फीयर। इस डॉटेड स्फीयर के अंदर में अगर ये दोनों फ्री मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि दो मॉलिक्यूल का इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है? ये डॉटेड स्फीयर। तो हम बोलेंगे, मान ले रेडियस r है, तो इसका डॉटेड वाले का रेडियस कितना हो जाएगा? 2r। तो वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स will be equal to 4/3 pi into 2r का होल क्यूब। That means 8r cube 32/3 pi r cube 32/3 pi r cube 32/3 pi r cube वो वॉल्यूम है जिसके अंदर दो रियल गैस का मॉलिक्यूल का फ्री मूवमेंट नहीं है। 32/3 पाई आर क्यूब वो वॉल्यूम है जिसके अंदर दो रियल गैस के मॉलिक्यूल का फ्री मूवमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? बिकॉज दे विल बी टचिंग ईच अदर इनसाइड दैट वॉल्यूम। और अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में है, मतलब कि दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट अंडर अ फ्री मूवमेंट, दे आर टचिंग ईच अदर। देयरफॉर वॉल्यूम effectively occupied by one molecule will be equal to 16/3 pi r cube। जब दो मिलके 32/3 pi r cube ऑक्यूपाई कर रहे, तो एक मॉलिक्यूल कितना इफेक्टिवली ऑक्यूपाई कर रहा? हाफ ऑफ दैट 32/3 का हाफ 16/3 pi r cube। वॉल्यूम इफेक्टिवली
वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4 into 4/3 पाई आर क्यूब। यही है 16/3 पाई आर क्यूब। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वन मॉलिक्यूल इज 4 times इट्स ओन वॉल्यूम। वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इज 4 times इट्स ओन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इफेक्टिवली बाय volume effectively occupied by one molecule. Volume effectively occupied by one molecule is 4 times its own volume. Volume effectively occupied by one molecule is 4 times its own volume. Volume effectively occupied by one molecule is 4 times its own volume. Therefore, for one mole of real gas, volume effectively occupied will be equal to, जब एक मॉलिक्यूल 16/3 पाई आर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है तो एक मोल अगर होगा तो कितना ऑक्यूपाई करेगा? 4 into अवोगाड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसी को बोला जाता है स्मॉल बी। यही वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल बी से। व्हाट इज स्मॉल बी? इट इज द वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? 4 into अवोगाड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। Therefore, volume effective occupied by n moles of real gas, that will be equal to NB, n multiplied by B। अगर n मोल रियल गैस लिया गया तो कितना वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड होगा? NB। Therefore, what is VI then? VI will be V minus of NB. Volume of the real gas minus volume effectively occupied by the molecule will be the available free space for the molecule to move freely. इस तरीके से हम लोगों ने वॉल्यूम को करेक्ट किया। तो B क्या होता है ये पता होना चाहिए और NB क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ B क्या होगा? B का क्या आएगा यूनिट? या तो आएगा मीटर क्यूब पर मोल या आएगा लीटर पर मोल। वॉल्यूम ही तो है, लेकिन B जो है वो 1 मोल ऑफ द रियल गैस मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम है। तो लीटर पर मोल या मीटर क्यूब पर मोल, that will be the volume effectively occupied by the real gas molecules. This is volume correction. Pressure correction. Pressure correction वॉल ऑफ द कंटेनर। एक मॉलिक्यूल कोलाइड करने के लिए जा रहा है लेकिन बगल से बहुत सारे मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर रहे। हम लोग बेसिकली ये अट्रैक्टिव फोर्स को हटाएंगे और प्रेशर को करेक्ट करेंगे। हमें पता है कि PI विल बी इक्वल टू P प्लस PC करेक्शन फैक्टर। ऐड होगा ना?
अब देखो, यहां पर जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस मॉलिक्यूल पे, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसका इंपैक्ट उतना ही कम, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी लेस, एंड इफ दिस प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस देन द करेक्शन फैक्टर विल बी हाई, मोर. Correction factor for pressure is directly proportional to the attractive force on a molecule. जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना कम इंपैक्ट, उतना कम प्रेशर एक्सर्टेड, एक्चुअली करेक्शन फैक्टर विल बी हाइयर. तो हाइयर इज द अट्रैक्टिव फोर्स, हाइयर इज द करेक्शन फैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. समझा रहा? अब इस पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. और नंबर ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल कब ज्यादा होगा? जब वो n स्टार ज्यादा होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्टार, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज हाई, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स विल बी हाई, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी लेस, करेक्शन फैक्टर विल बी हाइयर. What is n star? It is basically number of molecule divided by volume. अगर इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है. प्रोपोर्शनैलिटी में अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है कि नहीं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n अपॉन v, वेयर स्मॉल n इज द मोल. क्योंकि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो n अपॉन n क्या आ जाएगा? मोल. मोल पर यूनिट वॉल्यूम, n बाई v के प्रोपोर्शनल. ठीक है. अब दूसरा लॉजिक सुनना. मान ले इसका करेक्शन फैक्टर आया 2. करेक्शन फैक्टर आया 2 मतलब क्या? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ हटाएंगे अट्रैक्शन, तो इस मॉलिक्यूल का वजह से करेक्शन फैक्टर में 2 वैल्यू कंट्रीब्यूट होता है. उस वक्त बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे होंगे. ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये अकेला जाके कोलाइड कर रहा है. जितने कोलाइड कर रहे होंगे सब में 2-2 आएगा. तो यहां पे टोटल करेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2-2 4, 2 6 और 2 8. यस और नो? तो हम बोल सकते हैं कि द करेक्शन फैक्टर विल बी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन विथ द वॉल पर सेकेंड. जितने कोलिजन हो रहे होंगे वॉल पे, उन सबों पे ये करेक्शन फैक्टर 2 लगेगा ना यार, है कि नहीं? और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना 2 गुणा होता जाएगा और करेक्शन फैक्टर ओवरऑल इंक्रीज करता चला जाएगा. क्योंकि हर मॉलिक्यूल पे मुझे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटाना है. क्लियर है? कब पाओगे आप बहुत ज्यादा कोलिजन वॉल के साथ? अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्टार. सेम इक्वेशन रिटन 2 times, 2 डिफरेंट लॉजिक. बिल्कुल सेम इक्वेशन है, 2 बार लिखा गया है, लेकिन 2 अलग अलग लॉजिक लगा के लिखा गया है. एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लॉजिक है और एक नंबर ऑफ कोलिजन का लॉजिक है. हम यहां पे डायरेक्टली लिख दे रहे, ये भी n अपॉन v. देन व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर नाउ फाइनल? प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? अगर एक का करेक्शन फैक्टर 2 है and the number of collision happening is 5, then the final collision 2 into 5. तो यहां भी n by v into n by v. समझ में आ रहा है? यहां पर 1 2 3 4 कोलिजन अगर हो रहा है, एक पे अगर 2 था और 4 हो रहे हैं तो टोटल कितना बोलोगे? 2 into 4. तो ये एक के लिए है.
और ये नंबर ऑफ कोलिजन है, तो एक के लिए जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ कोलिजन में मल्टीप्लाई करोगे 2 into 4 जैसे कर रहे थे। n by v into n by v, that is n square by v square. Removing the proportionality sign, the correction factor will come n square a by v square, where a is a constant. Therefore, the corrected value of the pressure will become P plus n square a by v square. तब हम लोग लिख सकते हैं कि P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V माइनस ऑफ एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर को करेक्ट कर लिए, पीआई बना लिए, वॉल्यूम को करेक्ट कर लिए, वीआई बना लिए, तो और पीआई इंटू वीआई तो एनआरटी के बराबर होगा। इसी इक्वेशन को बोला जाता है वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। स्मॉल a and small b are van der Waals constant। यूनिट ऑफ b तो पता चल गया कि यूनिट ऑफ b क्या होगा, लीटर मोल माइनस 1, लेकिन यूनिट ऑफ a क्या होगा? तो n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर का यूनिट किसका यूनिट? प्रेशर का यूनिट, प्रेशर प्लस प्रेशर ना। तो एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर। तो ए का यूनिट क्या आएगा? यूनिट ऑफ ए विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर वॉल्यूम स्क्वायर लीटर स्क्वायर, नीचे आया मोल स्क्वायर, मतलब कि मोल माइनस 2 A and B are van der Waals constant। The value of B is proportional to size of molecule। मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा B का वैल्यू उतना ही बड़ा। And small a is directly proportional to intermolecular force of attraction। जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उस गैस का ए वैल्यू ज्यादा। ए द वैल्यू ऑफ ए रिफ्लेक्ट्स या गिव्स अस द आइडिया अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ बी गिव्स अस द आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे मान लो हम तुमसे बोले हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा साइज का कौन सा मॉलिक्यूल होना चाहिए? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है? अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन एटम बड़ा है कि ऑक्सीजन एटम बड़ा है? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन N2 का साइज बड़ा होगा O2 से, N2O2 का साइज बड़ा होगा H2 से, H2 का साइज बड़ा होगा। तो B वैल्यू ऑफ CO2 ग्रेटर देन B वैल्यू ऑफ N2 ग्रेटर देन B वैल्यू ऑफ O2 ग्रेटर देन द B वैल्यू ऑफ H2 ग्रेटर देन द B वैल्यू ऑफ हीलियम।
क्योंकि n एटम बड़ा साइज का होता है ऑक्सीजन से, n के बाद वो आता है पीरियोडिक टेबल में। और वैसे ही आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि A का वैल्यू, तो A वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोलर नॉन पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पोलर नॉन पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे मान लो हम तुमसे बोले अमोनिया हाइड्रोजन, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल, और जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम। So definitely A value of the ammonia will be greater than A value of the hydrogen. समझ में आ रहा है? Attraction also increases. Attraction also increases with molar mass. Attraction also increases with molar mass. क्योंकि van der Waals force of attraction क्या है? It is the force of attraction because of mass and size. जिसका जितना ज्यादा मास उसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही ज्यादा। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही नॉन पोलर हैं, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही नॉन पोलर है, फिर भी मेरे को पता करना है कि किसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, किसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम। तो हीलियम मोलर मास 2, हाइड्रोजन मोलर मास 1, 2, है। हीलियम का कितना? हीलियम का 4। क्या क्या क्या? हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट 2 ही होता है ना, इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है यार? साइज किसका बड़ा होता है? यहां तो लिखे थे अभी। एक मिनट, वैन डर वाल्स रेडियस क्या होता है? नहीं, वो तो रेडियस। अगर हम साइज में बात करेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का साइज देखेंगे ना हम। तो साइज ऑब्वियसली इसका बड़ा है, बी वैल्यू हाइड्रोजन का बड़ा है, हीलियम का छोटा है, लेकिन हीलियम का मास ज्यादा है और हाइड्रोजन का मास कम है। अट्रैक्टिव फोर्स यहां पर थोड़ा ज्यादा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन हम लोग देखेंगे आगे स्लोप जो आएगा वो हाइड्रोजन के केस में ज्यादा आता है। हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, बट दैट इज ड्यू टू द साइज रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स रीजन। अट्रैक्टिव फोर्स नियरली 0 है दोनों में, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स नियरली 0 होता है, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन पोलर और साइज का मॉलिक्यूल होने के कारण। खैर, इफ n is equal to 1, then the volume is represented as Vm. इसको हम लोग बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। अगर हम लोग रियल गैस का 1 मोल अगर ले लें तो उस 1 मोल रियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम जो होगा वो हम लोग Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द रियल गैस। इफ n is equal to 1, then the V will be called as Vm. तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या बन जाएगा? P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस ऑफ B इज इक्वल टू RT। वैन डर वाल
वैन डर वाल इक्वेशन रिटन इन मोलर वॉल्यूम, एन का वैल्यू 1 पुट कर दिए, ऐसा लिखा गया। क्लियर? अब हम यहां पे 3 कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन, एट वेरी हाई प्रेशर कंडीशन, एट वेरी हाई प्रेशर कंडीशन, एट वेरी वेरी हाई प्रेशर कंडीशन। देख, बहुत ही हाई प्रेशर कैसे क्रिएट किया जा सकता है? जब कंटेनर का वॉल्यूम सडनली आप बहुत कम कर दीजिए। जब वॉल्यूम कम कर दोगे गैस का तो प्रेशर हाई होगा। अगर कंटेनर का वॉल्यूम कम हो गया, कंटेनर का वॉल्यूम अगर कम हो गया तो अब इसके सामने ये बी का वैल्यू जो होगा वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। नाउ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल विल नॉट बी नेग्लिजिबल। ये तो कंटेनर का वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस। कंटेनर का वॉल्यूम अगर बहुत कम हो गया हाई प्रेशर रीजन में तो ये बी का वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया एट अ वेरी हाई प्रेशर कंडीशन, देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction becomes negligible। अगर ये P का वैल्यू बहुत ही हाई है, उसके सामने A/VM² जो है, A बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं आता। तो अगर P का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग A/VM² को P के सामने क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद इक्वेशन कैसा बन जाएगा? P into VM minus of B is equal to RT, या VM minus B is equal to RT by P, या VM is equal to RT by P plus B. That means it is a linear equation in molar volume. It is a linear equation in molar volume. Linear equation in molar volume. अगर मान लो एक प्लॉट बनाया जाए इस कंडीशन पे, प्लॉट बनाया गया कैसा? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे Vm वर्सेस T बनाया गया। कांस्टेंट प्रेशर पे Vm वर्सेस T बनाया गया। तो ऑब्वियसली ये Y इज इक्वल टू M X प्लस C स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसके बराबर आएगा? R बाई P के बराबर। और Y इंटरसेप्ट क्या दे देगा? B का वैल्यू। या एट कांस्टेंट टेम्परेचर बनाया गया ये प्लॉट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बनाया गया Vm वर्सेस 1/P, at constant temperature the plot was made Vm versus 1/P, तो Vm ही Y हो गया, 1/P X है, M कितना? RT। अभी भी स्ट्रेट लाइन with a positive slope will be now RT and still the Y intercept is B। खैर, at a very very high pressure condition, the van der Waal real gas equation becomes linear equation in molar volume. Linear equation in molar volume. High pressure condition पे intermolecular force of attraction negligible हो जाता है, लेकिन volume occupied by the molecule negligible नहीं होता है। Second condition, at very low pressure, at very low pressure condition, प्रेशर बहुत कम है। तो अगर P का वैल्यू बहुत कम है, तो अगर ये वैल्यू बहुत कम है तो ये अब नेग्लेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रेशर कम कैसे किया गया? कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बढ़ाकर। और अगर कंटेनर का वॉल्यूम अगर बहुत बड़ा कर दिए आप
तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल. इन फ्रंट ऑफ कंटेनर वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल विल बिकम नेग्लिजिबल. तो एट वेरी लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स will become negligible, will become negligible, will become negligible. Then the van der Waal equation will become, van der Waal equation कैसा बन जाएगा? P plus A upon Vm square into Vm minus B को हटा दिए, that will be equal to RT PVm plus A upon Vm is equal to RT. दोनों तरफ Vm स्क्वायर Vm से मल्टीप्लाई कर दो. P Vm स्क्वायर प्लस A इज इक्वल टू RT Vm या P Vm स्क्वायर माइनस RT Vm माइनस ऑफ RT Vm प्लस A will be equal to 0. That means the van der Waal equation becomes quadratic equation in molar volume. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है मोलर वॉल्यूम में. तो आप देख, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर विल बी क्या एक गैस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जब लिया जाता है, एक मोल ही गैस है, एक मोल गैस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे लोगे तो क्या उसका दो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि दो रूट ना, दो रूट किसका? मोलर वॉल्यूम का. अगर एक रियल गैस का एक मोल लिया जाए और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे लिया जाए और एक पर्टिकुलर प्रेशर P पे लिया जाए तो क्या उसका दो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम आएगा? नो, इट विल हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर देयर विल बी ओनली वन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, ओनली वन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम. इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स will be equal always. रूट इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0, b स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4ab should be equal to कैसे? नहीं, अट्रैक्शन है हमारे, अट्रैक्शन प्रेशर के सामने बहुत नेग्लिजिबल है. अट्रैक्टिव फोर्स अभी भी है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल अभी भी है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के सामने नेग्लिजिबल है. उसी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स अभी भी है, लेकिन वो प्रेशर के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है. नेग्लिजिबल का मतलब 0 थोड़ी कर दिया, P के सामने से हटाया बस. Third condition and very important condition, at very high temperature and very low pressure, at very high temperature and very low pressure, very low pressure का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बहुत लार्ज है कि नहीं? तो V माइनस V को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज वेरी लार्ज. इज दिस क्लियर? तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल विल बी नेग्लिजिबल. V माइनस V को क्या लिख दिए? वेरी हाई टेम्परेचर का मतलब हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल.
हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल कोलाइड करने के लिए जा रहा है और उसकी एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो ये पीछे वाला क्या बिगाड़ लेगा? समझ आ रहा है? हाईली एनर्जेटिक है, जाके कोलाइड करने जा रहा है तो उसका क्या अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर लेगा? कुछ नहीं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction also becomes negligible. Also becomes negligible. Therefore, P plus n square A by V square क्या हो गया? Nearly P हो गया. Therefore, equation will become PV is equal to nRT. That means the real behaves like an ideal. Real gas behaves like an ideal gas when at a very low pressure and at a very high temperature. At a very low pressure and at a very high temperature, the real gas behaves like an ideal gas. At a very low pressure and at a very high temperature, the real gas behaves like an ideal gas. Clear hai? If nothing is neglected, then it is P plus A upon Vm square into Vm minus B is RT. कोई चीज नेग्लिजिबल नहीं है, मान लो। मल्टीप्लाई करो, पी वी एम माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी एम माइनस ए बी अपॉन वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। दोनों तरफ वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, पी वी एम क्यूब माइनस पी बी वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस ए बी is equal to RT Vm square. P Vm cube माइनस Vm square कॉमन लिए तो हो गया PB और ये RT आएगा माइनस के साथ, तो प्लस RT प्लस AVM माइनस AB इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दे P से, Vm क्यूब माइनस Vm स्क्वायर B प्लस RT बाई P प्लस A बाई P Vm माइनस AB बाई P इज इक्वल टू 0। Van der Waals equation is a cubic equation in molar volume. Molar volume. तो either 3 real roots or 1 real and 2 imaginary. पढ़े हो? Cubic equation. Either all the 3 roots are real or it will have 1 real root and 2 imaginary root. ये सब इंफॉर्मेशन आगे चल के काम में आएगा इस टॉपिक में। Cubic equation in molar volume. ओके, सवाल है, वन वे ऑफ राइटिंग द वैन डर वाल इक्वेशन इज PVM
is equal to RT common 1 plus A by Vm plus B by Vm square plus C by Vm cube plus dot dot dot. What is A equals to and what is B equals to? खैर वैन डर वाल इक्वेशन क्या है? P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस B इज इक्वल टू RT. यही है वैन डर वाल इक्वेशन. सो P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर विल बी इक्वल टू RT अपॉन Vm माइनस B. ये पूरा इधर गया. P विल बी इक्वल टू RT अपॉन Vm माइनस ऑफ B माइनस ऑफ A अपॉन Vm स्क्वायर. मुझे यहां Vm चाहिए. Vm मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया P Vm इज इक्वल टू RT Vm अपॉन Vm माइनस B माइनस ऑफ A बाई Vm, क्योंकि दोनों तरफ Vm मल्टीप्लाई किए. P Vm विल बी इक्वल टू RT, ये Vm को डिनोमिनेटर में लाओ, ये बन जाएगा Vm माइनस ऑफ B अपॉन Vm. हम डायरेक्ट लिख दे रहे. इट विल बिकम 1 माइनस ऑफ B बाई Vm माइनस A अपॉन Vm. P Vm बाई RT इज, RT से डिवाइड कर दिए ना, RT इधर, यहां भी RT आएगा और यही बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस B बाई Vm. इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस B बाई Vm की पावर माइनस 1 माइनस ऑफ A अपॉन RT Vm. ये एक्सपेंशन पता है? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 पता है? नहीं पता है? पता है क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फानाइट. नहीं आएगा, कुछ नहीं चाहिए. ये एक्सपेंशन लगेगा. खैर ये एक्सपेंशन जब आप लोग पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा. तो यहां पर x क्या है? B बाई Vm. तो यहां पर ये P Vm अपॉन RT विल बी इक्वल टू 1 प्लस B बाई Vm प्लस B स्क्वायर बाई Vm स्क्वायर प्लस B क्यूब बाई Vm क्यूब प्लस डॉट डॉट लास्ट में A अपॉन RT Vm. Then P Vm by RT will be equal to 1 plus 1 by Vm कॉमन ले ले, ये बन जाएगा B माइनस A बाई RT और बाकी B क्यूब बाई Vm क्यूब B4 बाई Vm4 सब आते जाएगा ना इस तरीके से. अब RT मल्टीप्लाई कर दो. Then the equation will become P Vm is equal to RT ब्रैकेट में 1 plus 1 by Vm into B minus A upon RT plus B cube by Vm cube plus dot dot dot. ये बन गया. Now this equation and that equation is same. We can compare and we can write capital A is equal to B minus A upon RT. And what is capital B? It is B cube. अरे B square by Vm square छूट गया ना. इसी इक्वेशन को बोला जाता है वीरियल इक्वेशन फॉर रियल गैस.
कैपिटल ए को बोला जाता है फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट, कैपिटल बी को बोला जाता है सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। इलेवेंथ के एंड में, ट्वेल्थ का बिल्कुल बिगिनिंग में। आगे लिखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली Z से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द रियल गैस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर अ रियल गैस। Z का डेफिनेशन है बेसिकली मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बेसिकली एक रेशियो होता है। Z इज अ रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल। ध्यान देना, मान ली ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर का पिस्टन यहां पर है और इसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस टेम्परेचर T, प्रेशर P पे प्रेजेंट है। आइडियल हमने क्या किया कि बिल्कुल आइडेंटिकल कंटेनर लिया, पिस्टन बिल्कुल ऊपर था, इसके अंदर हमने 1 मोल रियल गैस एट द सेम टेम्परेचर T रियल गैस लिए। इस पिस्टन को कंप्रेस करना शुरू किए। हम इस पिस्टन को तब तक कंप्रेस करेंगे जब तक कि यहां का रीडिंग प्रेशर का बराबर P ना आ जाए, बराबर P ना आ जाए। तो हो सकता है कि पिस्टन यहीं पर है और यहां का प्रेशर P हो गया, और एक अलग टाइप का रियल गैस ऐसा भी हो सकता है कि जिसका पिस्टन यहां तक आ गया, इसमें भी मान ले 1 मोल रियल गैस था एट अ सेम टेम्परेचर T, पिस्टन यहां तक आया तब जाके प्रेशर P आया। समझ में आ रहा है? अगर एग्जैक्टली पिस्टन यहीं पर आता और P मिल जाता, मतलब इसके अंदर भी आइडियल गैस है। आइडियल गैस में तो पोजीशन यहां है ना पिस्टन का, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू nRT लगाओगे, तो यहां पर भी अगर पिस्टन आके वही प्रेशर और वही वॉल्यूम मिलता तो यहां भी तो P इक्वल टू nRT लग जाता। तो अगर कोई ऐसा गैस लिया गया जिसमें पिस्टन एग्जैक्टली वहीं पहुंचा है और मेरे को P मिल गया, तो बोलेंगे इसके अंदर रियल नहीं आइडियल गैस है। अगर रियल गैस है तो या तो पिस्टन उस लेवल के ऊपर या तो पिस्टन उस लेवल के नीचे। समझ में आ रहा है? तो अब देख, हम लोग इस गैस को बोलेंगे कि इट इज लेस कंप्रेसिबल, इट इज लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस। क्योंकि देख पिस्टन यहीं तक आया ना, मैंने आपने इसको कम कंप्रेस किया और वहीं पे प्रेशर आ गया, तो दिस गैस इज लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस, बट दिस गैस इज मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस, दिस गैस इज मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस। यहां पर Z का वैल्यू क्या आएगा?
मोलर वॉल्यूम, ये एक मोल ही है तो ये क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल छोटा अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल बड़ा, मतलब Z इज लेस देन 1। या मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल इज ग्रेटर, मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल आइडियल इज लेस, देयरफॉर यहां पर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो ध्यान रहे कि Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1, देन द गैस इज less compressible as compared to ideal। क्यों हुआ less compressible? क्योंकि repulsive forces are dominating। Z का वैल्यू less than 1 मतलब the real gas is more compressible than ideal। और ज्यादा कंप्रेसिबल क्यों हो गया? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, अट्रैक्टिव फोर्सेस वर डोमिनेटिंग। और ध्यान रहे कि अगर Z इक्वल टू 1 आ गया मतलब वो एक आइडियल गैस है। Z इक्वल टू 1 अगर आ गया मतलब आइडियल गैस है। अगर पिस्टन वहीं आकर रुकता है जहां आइडियल में रुका है तो जो गैस लिए हो वो आइडियल गैस है। ये सिग्निफिकेंस होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। अब ध्यान दीजिए, Z इज इक्वल टू Vm ऑफ रियल था डिवाइडेड बाई Vm ऑफ आइडियल था। व्हाट इज Vm ऑफ आइडियल? इट इज RT बाई P आइडियल। N इज इक्वल टू 1 तो PV इज इक्वल टू RT, PVM इज इक्वल टू RT। तो VM आइडियल कितना? RT बाई P आइडियल, RT बाई P। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दे, चूंकि Z डिफाइन होता है एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों कंटेनर में देख प्रेशर क्या है? बराबर। चाहे आइडियल का प्रेशर हो या रियल का प्रेशर हो, दोनों क्या है? बराबर। इसलिए हम लोग P आइडियल को हटा के क्या करते हैं? P रियल लिख देते हैं, क्योंकि P आइडियल और P रियल तो बराबर होना चाहिए Z डिफाइन करने के लिए। देयरफॉर Z इज ऑलवेज इक्वल टू PVM अपॉन RT, प्रेशर ऑफ द रियल, मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल अपॉन RT, या PV अपॉन nRT, क्योंकि V बाई N ही Vm है, V बाई N ही Vm है। ये प्रेशर ऑफ द रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस, मोल्स ऑफ द रियल गैस, RT। अगर Z 1 हुआ तो देख PV इक्वल टू nRT आ जाएगा, और अगर Z नॉट इक्वल टू 1 हुआ माने PV इज नॉट इक्वल टू nRT। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज Z। P ऑफ द रियल, वॉल्यूम ऑफ द रियल, दोनों केस में